हेलो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे ग्रेड 1 की जो सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू रखते हैं। 15 क्वेश्चन आज भी है। ये 9 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण मन प्रेरक ज्ञान क्षेत्र यानी साइकोमोटर डोमेन के रूप में लिया जा सकता है। जो ब्लूम्स की टेक्सोनोमी थी, ब्लूम्स की टेक्सोनोमी में कितने डोमेन बताए थे? 3 डोमेन बताए थे। कौन कौन से? पहला संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डोमेन, ठीक। दूसरा बताया था भावात्मक या इफेक्टिव डोमेन। तीसरा बताया था मन प्रेरक या साइकोमोटर डोमेन। ये 3 डोमेन बताई थी। तो जो मन प्रेरक डोमेन बताया था, साइकोमोटर डोमेन बताया था, तो उसमें से क्या नहीं है, ये उसमें से क्या हम नहीं ले सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हर डोमेन में उन्होंने कुछ उप बातें बताई थी। तो ऑप्शन दिया हुआ, एक कविता का पाठ करना, दूसरा है एक प्रयोग करना, तीसरा है 2 प्रयोगों के परिणामों की संगणना करना, चौथा है एक कहानी बताना। तो जो मन प्रेरक डोमेन था उसमें कौन कौन सी बातें बताई गई थी, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे उन्होंने ये दिया था, जो साइकोमोटर डोमेन है उसमें से पहला बताया था क्या, अधिग्रहण करना, फिर अनुक्रिया करना दूसरे नंबर में, तीसरे में मूल्य आंकना उसका, फिर उसको संधारण करना, फिर उसका व्यवस्थापन और चरित्रीकरण। ये आखिरी है, ये पहला है। तो ये बताए थे उन्होंने, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में आया हुआ है, क्वेश्चन में इन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इस वजह से क्या हुआ है कि क्वेश्चन कैंसिल हो गया है। ये देखिए, ये ऑप्शन कोई नहीं दिए हुए थे, इसलिए ये क्या है, क्वेश्चन कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हम यदि उससे कोई रिलेटेड होते, जो दिया हुआ उनमें से कोई ऑप्शन होता, तो उस ऑप्शन को हम राइट करते। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए रॉन्ग हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, मानसिक क्षति के कारण भाषण अनियमितता के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द इस प्रकार है। क्या? भाषण अनियमितता, स्पीच डिसऑर्डर। कौन सा है? आवाज़ बंद होना या अफेस, इंग्लिश में अफेसिया लिखा हुआ है, अपसंवेदन या पेरिस्थीसिया, तीसरा है वाग्हीनता या फोनिया, चौथा है एस्टोसिया या अबोसिया। तो जो भाषण अनियमितता है यानी क्या है, ये स्पीच डिसऑर्डर या लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ठीक है। यानी भाषाघात विकार। जो भाषाघात विकार है ये जन्मजात होता है, तो ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार की ये लैंग्वेज डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि बालक बात करने बोलने संबंधी कठिनाई उसको होती है, संप्रेषण नहीं ठीक से कर पाता, संप्रेषण करने में दिक्कत होती है, यानी अपनी बात रखने में दिक्कत होती है, ये बातचीत नहीं कर पाता, उसे हम क्या कहते हैं, वो एक प्रकार का लैंग्वेज डिसऑर्डर है, या बोलने संबंधी या बात करने संबंधी विकार है। तो जो स्पीच डिसऑर्डर है ये किससे संबंधित है, ये लक्षण किसके हैं, ये अफेसिया के लक्षण है, यानी कि भाषाघात विकार या लैंग्वेज डिसऑर्डर अफेसिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एक युग्मनज निम्न के कारण निर्मित होता है, पृथक्करण के कारण, यानी सेपरेशन, विखंडन, संलयन, विभाजन। तो एक युग्मनज किसके कारण होता है? जब संलयन की क्रिया होती है तो संलयन की क्रिया में युग्मनज बनता है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा कि संलयन के कारण युग्मनज निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विचलित व्यवहार निम्न के कारण होता है, किसके कारण? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, व्यक्ति की इच्छा के दमन के कारण, व्यक्ति की इच्छाएं अत्यधिक होने के कारण, तीसरा है पहचान, दम्भ और सुपर ईगो की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन 4 है सक्रिय अचेतन प्रक्रिया के कारण। तो जो विचलित व्यवहार है, अपन ने जो अहम रक्षा युक्तियाँ पढ़ा है, जो अहम रक्षा युक्तियाँ थी फ्रायड ने दिया था, तो उसमें क्या होता है, विचलित व्यवहार होता है, यानी व्यवहार विचलित हो जाता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि व्यक्ति की इच्छा के दमन के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा कि जो इच्छाएं होती हैं वो इच्छाएं दमित हो जाती हैं, ठीक है। ये जो इच्छाओं को हम दमित कर लेते हैं, दमन कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, व्यवहार विचलित हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। यदि बच्चा 16 को 61 पढ़ता है, ये लिखता है, और बी और डी में भ्रमित होता है, तो यह संभवतः कौन सा मामला है? मतलब इस प्रकार की जो एबिलिटी पाई जाती है, डिसेबिलिटी है, तो वो कौन क्या है? एक अधिगम अक्षमता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है, या स्ट्रेस रिएक्शन है, दबाव की प्रतिक्रिया है, या मानसिक असमर्थता है, या शारीरिक अक्षमता है। तो शारीरिक अक्षमता तो है नहीं, अपन ने कई बार पढ़ा है, ये क्या एक प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटीज है या अधिगम अक्षमता है। यदि लिखने संबंधी है तो वो क्या है, एक प्रकार का डिस्ग्राफिया है बालक को, ठीक है। और यदि पढ़ने संबंधी है तो डिसलेक्सिया है, और यदि गणित संबंधी है, कैलकुलेशन संबंधी है, तो डिसकैलकुलिया है। ये एकदम छोटी छोटी वो एबिलिटीज़ हैं, डिसेबिलिटीज, इनको ध्यान रखना है। गणित संबंधी डिसकैलकुलिया है, अभी ऊपर पढ़ा अपन ने कि जो लैंग्वेज डिसऑर्डर है या क्या भाषाघात जो जन्मजात होता है, संप्रेषण में दिक्कत जाती है, अनियमितता होती है, तो भाषाघात क्या है, एक प्रकार का ये जो वो है डिसेबिलिटीज है, वो क्या है, अफेसिया।
तो अफेसिया। तो यहाँ पे ये क्या है, एक प्रकार की अधिगम अक्षमता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 6 की बात करेंगे कि निम्न में से कौन विचारों के मनोविश्लेषण स्कूल से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, क्या युंग नहीं है, सोलो नहीं है, फ्रायड नहीं है, एडलर नहीं है। तो फ्रायड तो है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। युंग ने अपन ने पढ़ा है, एक सामूहिक चेतन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, युंग ने दिया था। तो जो सामूहिक चेतन है ये कैसे आता है, इसमें बात कर लेते हैं। इन्होंने एक थ्योरी दी है, ये भी नव फ्रायडवादी इन्हें कहा जाता है, या पश्चिम मनोविश्लेषणवादी युंग को कहा जाता है। ठीक है, नव फ्रायडवादी या इन्हीं को पश्चिम विश्लेषणवादी भी कहा जाता है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था विश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। किसने दिया था, युंग ने दिया था, मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान सिद्धांत। तो इन्होंने इस थ्योरी में, सिद्धांत में क्या बताया था कि जो वो होती हैं, हाँ, जो कामुकता और आक्रामकता वगैरह होती हैं, तो जो काम भावना भी कह सकते हैं अपन, तो काम भावना के स्थान पर उन्होंने आकांक्षाओं पर बल दिया था। तो जो आकांक्षाओं पर बल दिया था, तो वो कितने प्रकार से थी, तो वो कितने प्रकार से थी, वो 3 प्रकार की। कौन कौन सी, पहली थी चेतन, ठीक, दूसरी थी व्यक्तिगत चेतन, और तीसरा बताया था सामूहिक अचेतन। तो सामूहिक अचेतन का कॉन्सेप्ट मिलता है कई बार कि सामूहिक अचेतन शब्द किसने दिया था, तो युंग आंसर आता है। तो ये 3 प्रकार के युंग ने दिया था अपनी मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान सिद्धांत की थ्योरी में। और ये क्या है, नव फ्रायडवादी या पश्चिम फ्रायडवादी है या मनोविश्लेषणवादी है। तो युंग हो गए, फ्रायड हो गए। एडलर भी है, एडलर जो है वो व्यक्तिवादी मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो एडलर भी है। और इनके अलावा भी मैं बता देती हूँ, एरिक एरिक्सन भी है, और कैरेन हॉर्नी भी है। मनोविश्लेषणवाद या नव फ्रायडवाद में जो नहीं है वो कौन है, सोलो नहीं है। आंसर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में क्या दिया हुआ है, पियाजे और कोहल वर्ग की सिद्धांत जो थ्योरी थी उसको एक दूसरे से रिलेट करना है कि जब कोहल वर्ग तथा पियाजे के नैतिक तर्क शक्ति के सिद्धांतों पर आगे शोध किया गया, तब ऐसा पाया गया कि जो कोहल वर्ग की थ्योरी थी 3 लेवल बताई थी और 6 स्टेज बताई थी। पियाजे ने 2 लेवल बताए थे, स्वायत्तता और परायत्तता। तो इनके सिद्धांत को जब आगे शोध किया गया तो क्या पाया गया कि संज्ञानात्मक विकास के स्तर तथा नैतिक तर्क शक्ति के मध्य कोई संबंध नहीं है। दूसरा, या उन्होंने बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति क्षमताओं का अधिक मूल्यांकन किया। तीसरा है, उन्होंने नैतिक स्थितियों में बच्चों की क्रियाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया। चौथा है, उन्होंने बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति की क्षमताओं का न्यून आकलन किया। तो उन्होंने क्या क्या शोध पाया, जब आगे शोध किया तो क्या पाया गया कि जो उनकी क्या थी, मोरल रीजनिंग, ठीक है, मोरल रीजनिंग यानी नैतिक तर्क, तो इस पर उन्होंने न्यून आकलन किया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 राइट हो जाएगा, डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि अध्यापक शिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद का निम्न उद्देश्य है। शैक्षिक कॉलेजों को अनुदान प्रदान करना, अध्यापक शिक्षण में शोध को प्रोत्साहित करना। तीसरा है, कॉलेजों का पर्यवेक्षण तथा निगरानी करना। चौथा है, शैक्षिक कॉलेज खोलना। यहाँ पे कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है, NCTE यानी कि नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अध्यापक शिक्षण में शोध को प्रोत्साहित करना। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये उद्देश्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, मस्तिष्क के 2 गोलार्ध स्नायु तंतुओं के एक सेट से जुड़े होते हैं जिन्हें कहा जाता है। जो मस्तिष्क में 2 गोलार्ध होते हैं जो स्नायु तंतुओं के एक सेट से जुड़े होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, महासंयोजिका या लिम्बिका सिस्टम या अनुमस्तिष्क या प्रमस्तिष्क। तो अनुमस्तिष्क और प्रमस्तिष्क तो ये होते ही नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, स्नायु तंत्रिका का जो एक सेट जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, महासंयोजिका या कार्पस कैलोसम। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे कि एरिक्सन ने इस पद को प्रतिपादित किया। एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत था, ठीक है, एरिक्सन का क्या मनोसामाजिक सिद्धांत, इनमें उन्होंने कितनी स्टेजेस बताई थी, 8 स्टेजेस बताई थी। तो उनमें से कौन सी स्टेज यहाँ पे दी हुई है ये बताना है। तो बहिर्मुखी का कॉन्सेप्ट युंग ने दिया था। ठीक, बहिर्मुखी अंतर्मुखी जो व्यक्ति के जो टाइप थे उनमें से। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स लड़कों में पाई जाती है, ठीक है, जिसका अट्रैक्शन माँ की तरफ होता है। और इलेक्ट्रा ग्रंथि भी इसी से है, एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स थी जिसका अट्रैक्शन लड़कियों में पाई जाती है और जिसका अट्रैक्शन या प्यार पिता के प्रति होता है, प्रेम। ठीक है, तो ये किसने बताया था, ये फ्रायड ने बताया था। जो फ्रायड की थ्योरी थी साइकोसेक्सुअल थ्योरी, तो उन्होंने जो 5 स्टेजेस बताई थी उनमें से तीसरी स्टेज जो थी ये इससे
इस स्टेज में ये दोनों ग्लैंड्स या दोनों कॉम्प्लेक्स पाई जाती हैं। ठीक, और चौथा तीसरा ऑप्शन की बात करेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि पहचान का संकट या आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस, तो आइडेंटिटी क्राइसिस में यानी कि पहचान बनाम भ्रांति। ठीक है, ये एरिक एरिक्सन की 8 स्टेज में से 5वीं स्टेज का नाम है पहचान बनाम भ्रांति, जिसकी एज होती है, एज क्या है 13 से 21 वर्ष। ठीक है, और इसमें कौन सा गुण विकसित होता है, वफादारी का गुण विकसित होता है। इसकी एज को 12 से 18 भी कहीं कहीं मिल जाता है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना इस वर्ष में हुई थी। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 1960 में, 1962 में, 1961 में, 1963 में। तो ये क्वेश्चन एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी ग्रेड 1 के पेपर में ही एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने ही वीडियो में बनाया हुआ है, आपने पूरे वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन अवश्य मिला होगा। ये मेरा 11वां वीडियो है, आप पूरे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जा करके इसके पिछले जो 10 वीडियो हैं, ये प्रीवियस पेपर है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है कि जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। मैस्लो के पदानुक्रम आवश्यकता सिद्धांत का निम्नतम क्रम है। जो मैस्लो ने पिरामिड के आकार की जो दी थी आवश्यकता का सिद्धांत जो दिया हुआ था, तो वो निम्नतम क्रम में क्या है। तो इन्होंने 5 आवश्यकताएं बताई थी। कौन कौन सी? पहली बताई थी शारीरिक आवश्यकता, दूसरी बताई थी सुरक्षा की आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता में क्या आ जाएगा, खाना, यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान आ जाएगा पहले में। जब खाना पीना रोटी कपड़ा मिल जाएगा तो फिर हमें सुरक्षा चाहिए, जो वातावरण में कई प्रकार की बारिश बादल गरजना पानी यानी इनसे ये सब होते हैं, इनसे बचने के लिए हमें सुरक्षा चाहिए, दूसरी आवश्यकता हो गई। तीसरी आवश्यकता है जब सुरक्षा मिल गई तो हमें क्या चाहिए, लोगों के प्रति प्रेम भावना चाहिए, लोग हमें प्रेम करें, ये तीसरी आवश्यकता हो गई। चौथी आवश्यकता हो गई सम्मान की आवश्यकता, समाज में हमें सम्मान मिले। और 5वीं आवश्यकता हो गई आत्म सिद्धिकरण की अवस्था या आत्मबोध की अवस्था। जो 5वीं आवश्यकता है, 5वीं आवश्यकता हो गई आत्म सिद्धिकरण की अवस्था या आत्मबोध की आवश्यकता, ये आखिरी आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को ग्रोथ नीड्स भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, ग्रोथ नीड्स भी बोला जाता है। और जो 1 से लेकर 4 तक की आवश्यकताएं हैं उनको डी नीड्स बोला जाता है, डी फॉर डिफिशियंसी। ठीक है, डी से क्या, डिफिशियंसी यानी कमी की आवश्यकताएं, ध्यान रखना है। मैस्लो की जो 5 आवश्यकताएं हैं उनमें से 1 से लेकर जो 4 आवश्यकताएं दी हुई हैं, यानी शारीरिक आवश्यकता से लेकर सम्मान की आवश्यकता तक, ये कौन सी आवश्यकताएं हैं, कमी की आवश्यकताएं हैं या डिफिशियंसी नीड्स हैं या डी नीड्स हैं। जो 5वीं है वो ग्रोथ नीड्स है। तो यहाँ पे पहली आवश्यकता कौन सी मिली अपन को, शारीरिक आवश्यकता या मनोवैज्ञानिक आवश्यकता या साइकोलॉजिकल नीड्स। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, ये खाना पीना हमें मिलना चाहिए, पहली आवश्यकता है। तो भी आंसर हो जाएगा फर्स्ट। और यदि अंतिम पूछे तो अंतिम में ये आ जाएगी तीसरे नंबर की आत्म वास्तविकीकरण या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जिसे हम ग्रोथ नीड्स भी बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। ब्लूम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का पक्ष है। जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में ब्लूम ने 3 डोमेन दिए थे। कौन कौन से अभी मैं बता चुकी हूँ, पहले एक बार और बता देती हूँ। संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष, तीसरा साइकोमोटर या मनोगतिक पक्ष। ये इतने बार क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको रट जाना चाहिए। क्वेश्चन देखा और आंसर तुरंत पहुंच गई कि भावात्मक पक्ष या अफेक्टिव डोमेन इन्होंने बताया हुआ है। और अफेक्टिव डोमेन से क्या कनेक्टेड होता है, ये हृदय से कनेक्टेड या मन से जुड़ा हुआ होता है। ये भावात्मक पक्ष हृदय या मन से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें क्या होता है, महसूस करना, फील करना, ये इससे रिलेटेड होता है। और संज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है, संज्ञानात्मक पक्ष मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें सोचना, थिंक करना, विचारना, ये सब इसमें आता है। साइकोमोटर हाथ पैरों की गति या मूवमेंट से जुड़ा होता है, वो शरीर के हाथ पैरों से जुड़ा हुआ होता है साइकोमोटर डोमेन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, छोटे बच्चे अपने विषय को तेजी से सीख सकते हैं यदि उन्हें नियमित रूप से दंडित किया जाए। बिल्कुल नहीं सीखेंगे, सही ढंग से अनुशासित किया जाए, देखते हैं, ठीक से निर्देशित किया जाए, नियमित रूप से प्रशंसित किया जाए। तो नियमित रूप से प्रशंसित करने में ऐसा कुछ नहीं कि वो तेजी से सीख सकते हैं। अब सही ढंग से अनुशासित किया जाए या ठीक से निर्देशित किया जाए, तो क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे लग रहा है इन दो में से कि गाइड किया जाए उनको, ठीक से प्रॉपरली उनको गाइडेंस मिले, उनको मार्गदर्शन मिले। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। उनको जितना अच्छा गाइडेंस मिलेगा, जितना अच्छा उनको रास्ता सुझाया जाएगा, निर्देश दिए जाएंगे, बताया जाएगा, उतने अच्छे से उतने तेजी से वो सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से शिक्षकों की कौन सी श्रेणी कक्षा के सामने की ओर शिक्षक की तरफ मुंह करते हुए छात्रों की पंक्तियों के पारस्परिक औपचारिक बैठने के तरीके में के पक्ष में रहती है, यानी औपचारिक तरीके में बैठना है, फॉर्मल वे में। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्मल वे में किसे, समूह चर्चा, ये समूह चर्चा इनफॉर्मल वे में आ जाता है, यानी कि ये नहीं होगा। प्रत्यक्ष निर्देश यानी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, अप्रत्यक्ष निर्देश इनफॉर्मल में आ जाएगा। छात्र केंद्रित इनफॉर्मल तरीके से भी हो जाएगा, यानी छात्र केंद्रित है, यानी कि स्टूडेंट एक्टिव है, छात्र केंद्रित है। तो यहाँ पे औपचारिक तरीके से बैठने के लिए बात करना है, तो औपचारिक तरीका क्या है, यानी कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। शिक्षकों की जो शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक की तरफ मुंह करते हुए छात्र को पंक्तियों में परस्पर बैठाते हैं, औपचारिक तरीके से बैठने के पक्ष में रहते हैं, तो वो क्या है, वो एक प्रकार से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर बी राइट हो जाएगा। आज 15 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। आपको यदि ये क्वेश्चन हेल्पफुल लगते हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। पहली बार चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे मिलता रहेगा इंपॉर्टेंट। चलिए, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।